गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? बढ़िया। एक बार ऑनलाइन वाले कंफर्म कर देंगे, वॉइस वीडियो। परफेक्ट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, चलिए। क्या आज सवेरे क्या सीखा? वही चालू है, मैथ्स एंड अकाउंट्स अपना, राइट? लॉ में अपन आज कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ जरूरी शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है। अभी तक तो अपन बस मतलब इन्हें लॉ की समझ लो गलियों में घूम रहे थे, बस बाहर बाहर से देख रहे थे लॉ क्या है, कैसा है, क्यों है। अब एक्चुअली अपन लॉ के घर में घुसने जा रहे हैं। ठीक है। वेरियस एक्ट्स, बहुत सारे हमारे पास में एक्ट्स हैं हमारे पूरे सिलेबस में, उसमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करने के पहले मेरे को आपको एक कहानी सुनानी है। ठीक है, मुझे आपको एक कहानी सुनानी है। किन दो लोगों की कहानी? दो लोग, मिस्टर देवगन एंड मिस्टर कपूर। ठीक है। मिस्टर देवगन का बिजनेस था स्पाइसेस का, मसाले रहते हैं, राइट? मिस्टर कपूर एक दुकानदार, एक रिटेलर अपन जो बोल सकते हैं, वो थे। इनकी एक शॉप थी, इसको अब शॉप समझ लो तुम, जो भी ये समझ लो। यहाँ पर काउंटर है, यहाँ पर वो मिस्टर कपूर खड़े हैं। ठीक है। इनके पास में इनकी शॉप है जहां पर ये मसाले बेचते हैं नॉर्मल अपने रिटेलर लोगों को। ठीक है। अब क्या हुआ? मिस्टर देवगन ऐसे ही घूमते फिरते थे, वो अपने सब मसाले बेचते थे सारे दुकानदारों को, वो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो वो आए और कपूर साहब का आकर क्या बोलते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छे मसाले हैं बाहर से इंपोर्टेड, क्या आप खरीदना चाहेंगे? सैंपल था उनके पास में, उन्होंने कपूर साहब को बताया। कपूर साहब को बहुत अच्छे लगे सैंपल्स। ठीक है। कपूर साहब ने बोला ठीक है, डन। 50 रुपए पर किलो के हिसाब से, एक कोई स्पेसिफिक मसाला था, 50 रुपए पर किलो के हिसाब से मुझे 500 kgs माल चाहिए। ठीक है, हो गया यहां पर डन, ये हो गया। बोले ठीक है डन, अपन 10 दिन बाद मैं आपको लाकर दे देता। ठीक है। मिस्टर देवगन अपने रास्ते, मिस्टर कपूर अपने रास्ते। अब क्या हुआ? देवगन जी के जाने के 1-2 दिन बाद कपूर साहब के पास एक और आदमी आया। ठीक है। कौन आया? मिस्टर बच्चन। ठीक है। मिस्टर बच्चन आके कपूर साहब को क्या बोलते हैं कि मेरे पास भी कुछ मसाले हैं और मैं आपको सिर्फ 40 रुपए पर केजी में आपको मसाले दूंगा। ठीक है। कपूर साहब ने सोचा यार ये तो बहुत अच्छी डील है, अपनी पुरानी वाली छोड़ दो। बच्चन साहब बोले कि मैं आपको 1 महीने बाद लाके दूंगा मसाले, मुझे थोड़े दूर से लाने पड़ते हैं, और 1 महीने बाद मैं आपको लाके दे दूंगा। कपूर साहब ने बोला ठीक है, मेरे पास स्टॉक है तब तक के लिए। ठीक है। अब 15-20 दिन बाद देवगन साहब को अपन ने पहले बोल दिया था, कपूर साहब ने, वो आए लेकर मसाले कपूर साहब के पास। कपूर साहब ये लीजिए आपके मसाले, मुझे मेरी पेमेंट दे दीजिए। कपूर साहब बोले हाँ, मैं कोई पेमेंट नहीं दे रहा, मुझे दूसरा मतलब आपके हमारी कोई बात ही नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम, मुझे आपसे माल खरीदना ही नहीं है। दोनों में बहुत बहस हुई, बहुत लड़ाई हुई, मारा पीटी हुई, पर आखिर में यही कि भाई नहीं, मैं तो माल नहीं खरीदूंगा। देवगन साहब बोले कि ठीक है, आपको नहीं खरीदना है तो मैंने इतनी दूर से लाया, मुझे मेरे गाड़ी का भाड़ा किराया कुछ तो दे दीजिए। कपूर साहब बोले नहीं, वो भी नहीं देता। ठीक है, कुछ झगड़े हो गए, कुछ हो गया, देवगन साहब चले गए। अब 15-20 दिन बाद जब वापस बच्चन साहब उनका माल लेकर आए, तो बच्चन साहब को एक चीज पता चली। क्या पता चली? कि बाकी सब लोग तो माल 50 रुपए में बेच रहे हैं, राइट? तो मैं ऐसा करता हूं, मैं ये कैंसिल कर देता हूं इनको, कपूर साहब को देना, और मैं दूसरे किसी को 50 रुपए में देता हूं। तो बच्चन साहब आए और कपूर साहब को बोले कि भाई सॉरी, मैं आपको माल नहीं दे सकता। ठीक है। वापस से कपूर साहब, अब कपूर साहब की लग गई। कपूर साहब ने लड़ाई की बच्चन साहब से, नहीं मुझे माल चाहिए, कैसे, मुझे मेरे डैमेजेस दे दीजिए। कुछ नहीं,
कुछ नहीं। ऐसे ही पुराने टाइम में अब उनके पास में कोई चारा तो था नहीं, ठीक है, वो लोग बोलते थे जा क्या करता कर ले, जो उखाड़ता उखाड़ ले। अब इस केस में, पहले इसमें देवगन साहब के पास में और दूसरे केस में कपूर साहब के पास में, पहले क्या रास्ता था? कुछ नहीं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए, राइट। इसी के लिए ऐसी जब सिचुएशंस बढ़ने लगी, कब? 1872 के पहले जब ऐसी सिचुएशंस बढ़ने लगी, लोग बढ़ने लगे, बिजनेस बढ़ने लगा, तब लॉ मेकर्स को यह महसूस हुआ कि अब टाइम आ गया है, अब ये जरूरी है कि हमको कोई एक्ट, कोई लॉ, कोई रूल चाहिए जो कि ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को, सारे करार जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उनको रेगुलेट करे, उनके रूल्स डिफाइन करे, डिस्टिंग्विश करे, ठीक है। इसी तरह से जन्म हुआ हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट का, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंट्रोडक्शन सबने पढ़ा क्या? बोला था मैंने कल, पढ़ा सबने? पहले 1872 के पहले देयर वाज नो स्पेसिफिक लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, किसी भी चीज के लिए पहले कोई लॉ नहीं था, कुछ नहीं था। Hindu law like Vedas, Dharam, Shastras, Smritis, Shrutis, etc. were referred, which gave a vivid description of law similar to the contracts in those times. पहले जो ऐसे लॉ, हिंदू लॉज थे, वेद थे, धर्म थे, शास्त्र थे, उनके हिसाब से जो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट हम बोल सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वहां पर डिसीजंस होते थे, कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, ठीक है। उसके बाद में कैसा हुआ कि एरा चेंज होते गई, मुगल्स आए, राइट, उसके बाद में इंग्लिश भी आए, तो जैसे जैसे रिजीम चेंज होते गई, वैसे वैसे ना जो प्रीवैलेंट, क्या बोल सकते हैं हम उसको, रिलीजन, वो भी चेंज होता गया। जो रिलीजन प्रीवैलेंट है, वो लोग अपने हिसाब से अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाते थे, ठीक है। हिंदू बोलते थे ये हमारे हिसाब से ऐसा होता है, बाकी लोग मुस्लिम्स बोलते थे हमारे हिसाब से ऐसा होता है, इंग्लिश लोग बाद में आके वो बोलते थे हमारे हिसाब से ऐसा होता है, ठीक है। अब लॉ किसका कहां पर कैसा लगाए, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आने लग गई। Hindu law is basically different from that of English law. Hindu law is actually compilation of numerous customs and works of Smritikaras who interpreted and analyzed Vedas to develop the various aspects of Hindu law. ठीक है। अब जैसे कि according to Narad Smriti, someone of age up to 8 years is considered as infant. ठीक है। Age of 8 to 16 is considered boyhood, and after 16 years a person is competent to enter into a contract. हिंदू लॉ के हिसाब से उनको 16 के बाद में मेजर कंसिडर कर लिया जाता था एंड दे वेर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट। बट बाकी लॉस के हिसाब से वो होता था, नहीं होता था, वहां पर इनकंसिस्टेंसीज आने लग गई। तब जाकर इंट्रोडक्शन हुआ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन कब? 25 अप्रैल 1872, 25 ऑफ अप्रैल 1872 को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जन्म हुआ एंड केम इनटू फोर्स ऑन सितंबर 1st 1872। ठीक है। द प्रिम्बल टू द एक्ट सेज दैट इट इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। उसका पर्पस क्या था? टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। Act mostly deals with general principles and rules governing contracts. The act is divisible in two parts. दो पार्ट में हम मेजरली डिवाइड कर सकते हैं एक्ट को। सेक्शन 1 to 75 जो कि जनरल प्रिंसिपल्स बोलता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे होता है, किसको एप्लीकेबल होता है, नेचर क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। और सेकेंड पार्ट विच डील्स विथ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे इंडेमनिटी हो गया, गारंटी हो गया, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। सर ये सब वर्ड्स क्या है? सबर रखो, सबर रखो, सब कुछ आएगा, सब कुछ मालूम पड़ेगा। ओके, सब पढ़ेंगे हम डिटेल में। कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट यूजुअल मेथड ऑफ डिफाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। द एक्ट बेसिकली आइडेंटिफाइज द इंग्रेडिएंट्स
ingredients of a legally enforceable valid contract in addition to dealing with certain special type of contractual relationships like indemnity, guarantee, bailment, pledge, quasi contracts, contingent contracts, etc. ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ गया सर। अब कॉन्ट्रैक्ट है क्या, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किस बला का नाम है, किसे बोलते हैं? द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, इसके पहले एक और चीज अलग आपके लिए, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन के लिए। लॉ में ना, लॉ में कोई भी जब एक्ट पूरी दी हुई रहती है जैसे, तो अब प्रोविजंस ऐसे डायरेक्ट तो नहीं कि बस पैराग्राफ पैराग्राफ लिख दिए, कहीं पे भी कुछ भी लिख दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट? तो लॉ के जो प्रोविजंस रहते हैं वो लिखे जाते हैं एक स्पेसिफिक फॉर्म में, एक स्पेसिफिक लाइन में, एक स्पेसिफिक इंडेक्स में। ऐसा समझिए आप, इंडेक्स में हर एक प्रोविजन का एक सेक्शन रहता है, ठीक है? लॉ जो है, अगर आप ऐसा समझे, पहले मेन एक्ट, एक्ट के अंदर रहते हैं डिवाइडेड चैप्टर्स, ठीक है? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जैसे भी चैप्टर में रहते हैं सेक्शंस, ठीक है? एक सेक्शन जैसे सेक्शन 2, सेक्शन के अंदर रहता है सब सेक्शन, सब सेक्शन के अंदर रहता है क्लॉज, और क्लॉज के अंदर रहता है सब क्लॉज, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर अपन कोई देखें एग्जाम्पल, इंटरनेट नहीं चल रहा क्या अपना? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कंपनीज एक्ट 2013, इसका कोई एक नंबर बोलो आपके हिसाब से, फेवरेट नंबर आपका कौन सा फेवरेट नंबर है? 2, 2 डिजिट वाला बोलो कोई। 32, कंपनीज एक्ट सेक्शन 32। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, बेयर एक्ट कैसी दिखती है, क्या होता है। चल जा भाई, फटफट चल जा, चल जा। चैप्टर देखिए ऊपर, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये भी ठीक है। अपन जाएंगे सेक्शंस पे। ओके, 13 देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्टरेशन मेमोरेंडम, पहले क्या लिखा हुआ है? 13, तो ये जो है 13, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया सेक्शन नंबर। उसके बाद में ये जो है 1, यहां पर नीचे 2, 3, ये क्या हो गए आपके? सब सेक्शन। अब ये सेक्शन के अंडर ही हो सकता है, सब सेक्शन के अंडर हो सकता है कि कुछ और एक्सप्लेनेशन हो, उसे हम बोलते हैं क्लॉज, ठीक है? एंड देन क्लॉज के अंडर हो सकता है और कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन हो, जिसको हम बोलते हैं सब क्लॉज, ठीक है?
सो वेनेवर से फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज 2। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, defined under section 2H of the Indian Contract Act as an agreement enforceable by law। अब सर लॉ तो हमको पता है, लॉ अभी तक सीखा, लॉ अभी तक देखा समझा, पर ये अग्रीमेंट और एनफोर्सिएबल क्या है? पढ़ते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एसेंशियल एलिमेंट्स, अग्रीमेंट एंड एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, तो अपन इधर नहीं गया, साइड में साथ में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नोट बनाते जाते हैं। पहले तो क्या, कॉन्ट्रैक्ट के दो एलिमेंट्स बोल रही है हमारी बुक। कौन से? पहला एग्रीमेंट, दूसरा एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, अग्रीमेंट क्या होता है सर? द टर्म अग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट इज डिफाइंड एज every promise and every set of promises forming the consideration of for each other। अभी तक तो सर अग्रीमेंट बोल रहे थे, अब ये प्रॉमिस क्या है? अच्छा ठीक है, प्रॉमिस भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। एक एक चीज देखते जाते हैं, एकदम से आखिरी में खट के समझेगा क्या है। प्रॉमिस इज डिफाइंड एज इन सेक्शन 2B when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। Proposal when accepted becomes a promise। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक बंदा था मिस्टर चहल, एंड यहां पर एक बंदा है मिस्टर कोहली। ठीक है, अभी कोहली भैया को कार्स का बहुत शौक है, तो इनके पास में जो है इन्होंने एक इंपोर्टेड कार, लग रही है ना? नहीं लग रही तो भी समझ लो, एक कार मंगाई बाहर से। कौन सी? टेस्ला। ठीक है, टेस्ला की कार कोहली साहब ने मंगाई। चाहल साहब आए, चाहल साहब ने देखा, अरे बाप रे, कोहली भैया के पास में तो इतनी बड़ी कार है, मुझे भी टेस्ला की कार चाहिए थी। तो चहल भैया क्या है, कोहली भैया को बोलते हैं कि कोहली भैया मेरे को आपकी कार जो है ना वो बहुत पसंद आ गई, क्या आप मेरे को ये कार बेचोगे? क्या आप मेरे को ये कार बेचोगे? कोहली भैया अभी सोच रहे हैं। तो चाहल भैया ने क्या किया है? अभी चहल ने एक ऑफर किया है। चाहल ने क्या किया है? कोहली को ऑफर किया है कि क्या आप मुझे आपकी जो कार है वो बेचेंगे। ठीक है, when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। अब कोहली भैया के पास में ऑप्शन है, वो डिनाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोहली भैया ने सोचा अरे ठीक है चलो अपना भाई है उसको भेज देते हैं, अपन दूसरी मंगा लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, ये जो है एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, देखो कार चाहिए, मैं देखो कार बेच दूंगा। ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ये होने के बाद ये एक बन गया प्रॉमिस। ठीक है, तो सर क्या प्रॉमिस मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ प्रॉमिस हुआ है। फिर और क्या चीज जरूरी है? प्रपोजल when accepted becomes a promise। The following points emerge from the above definition। When the person to whom the proposal is made signifies his assent to that proposal which is made to him, the proposal becomes accepted। Accepted proposal becomes promise। ठीक है, प्रॉमिस हो गया अभी तक, यहां तक ठीक है। Thus we say that an agreement is the result of proposal made by one party to other party, and that other party gives his acceptance thereto
of thereto of course for mutual consideration, for mutual consideration। ऊपर अग्रीमेंट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और था, क्या था? कंसिडरेशन। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। ठीक है, तो अब यहां पर प्रॉमिस तो हो गया, बट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, किसी चीज के बदले। ठीक है, चल भैया ने बोला कोहली भैया आप मेरे को कार तो दे देंगे पर कितने पैसों में देंगे? राइट, ऑब्वियसली फ्री में तो नहीं देगा ना। आप मुझे क्या कार आपकी 20 लाख में, क्या आप मुझे 20 लाख में आपकी कार बेचेंगे? कोहली भैया ने बोला हाँ ठीक है, मैं 20 लाख में आपको ये कार बेच दूंगा। दैट इज वेयर द कंसिडरेशन कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था? अग्रीमेंट और एनफोर्सिएबल बाय लॉ था कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट में हमने दो चीजें देखी, कौन सी? एक कौन सी? प्रॉमिस, एंड दूसरी कंसिडरेशन। ठीक है, प्रॉमिस कब हुआ था? प्रॉमिस डायरेक्टली हो गया था क्या? फिर प्रॉमिस कब हुआ था? पहले क्या किया था? प्रपोजल या ऑफर पहले, और बाद में क्या हुआ था? प्रपोजल का एक्सेप्टेंस। राइट, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस मिला के हुआ प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ में कंसिडरेशन मिला लिया तो बन गया एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के साथ में एनफोर्सिबिलिटी ला ली तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब अगर इस एग्जांपल में समझो, इस एग्जांपल में समझो, यहां पर चाहल ने बोला कि भैया बस मेरे को आप कार दे दो। ये कोहली बावली बुच्चे ने समझो, उसने हाँ बोला ठीक है, जान दे अपना भाई है, ऐसी फुकट में दे दिया उसको कार, बहुत बड़ा दिल है अपना, दे दिया इसको। कोई 20 लाख 20 लाख कुछ नहीं, यहां पर डायरेक्टली पैसे, अरे अपना भाईचारे में दे दिया उसको। ठीक है, अब यहां पर इस केस में ऑफर तो है, एक्सेप्टेंस भी है, प्रॉमिस हो गया, राइट, बट यहां पे कंसिडरेशन मिसिंग है। अब आगे चल के कोहली भैया की अगर इच्छा हो गई 4 दिन बाद डिनाई करने की कि भैया नहीं गलती हो गई थी, इतनी महंगी कार मैं ऐसी फुकट में थोड़ी दे दूं, भाईचारा अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, राइट। अब इस केस में कोहली भैया चाहे तो वो कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या बोलकर कि हमारा कोई अग्रीमेंट ही नहीं हुआ था, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था। ठीक है, और इस केस में चाहल भैया के पास में भी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चांस नहीं रहेगा कि वो कोर्ट में जाए और ये बोले कि मतलब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि वहां पर कंसिडरेशन ही मिसिंग था। ठीक है, एक बार वापस से कॉन्ट्रैक्ट में क्या दो पार्ट थे? अग्रीमेंट एंड एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अच्छा सर, इधर का तो देख लिया अपन ने, इधर का एनफोर्सिएबल बाय लॉ क्या है? एनफोर्सिएबल मतलब जो कि लॉ है, लॉ उसको फोर्स करके अप्लाई कर सकता है। अगर हम कोर्ट ऑफ लॉ में गए तो इट विल बी हेल्ड लीगल, वो कोर्ट की जिम्मेदारी है कि उसको फोर्स करके पार्टी से कराया जाए। एनफोर्स मतलब फोर्सफुली लॉ कैन डू दैट। लॉ ने एक बार बोल दिया करने का मतलब ऐसा करने का, खत्म, दैट इज एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, ओके, कहां थे अपन? तो एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस ऑफर और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, राइट, ये दोनों प्लस ये, ठीक है, और ये दोनों मिला के मतलब ऐसा बोलो एग्रीमेंट इज प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, या फिर इन दोनों की दो पार्ट, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस विच इज प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। ठीक है, क्लियर सबको ये डायग्राम एकदम 100%? ठीक है, enforceability by law, an agreement to become a contract must give rise to legal obligation which means a duly enforceable by law। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो, आपने
आपने अपने फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया कि भाई अगर मैं फाउंडेशन में पास हो गया पहले अटेम्प्ट में तो मैं तुम लोगों को पार्टी दूंगा 5 स्टार होटल में, ठीक है। अब आपने अच्छे से पढ़ाई की, सब पास हो गए और बोले कि फिर फ्रेंड्स आ गए, सब 15 20 25 लोग आ गए कि भाई अब तो 5 स्टार में पार्टी लगेगी। आप बोले अरे रे अभी तो नहीं, अभी तो पैसे ही नहीं है, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं, अभी तो फाउंडेशन हुआ, अभी तो इंटर बाकी है, तब जाके आर्टिकलशिप लगेगी, उसमें भी इतने पैसे नहीं मिलते। फिर वो लोग कोर्ट में जा सकते हैं क्या आपके अगेंस्ट? नहीं। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। दीज आर कॉल्ड लाइक सोशल अग्रीमेंट्स, ठीक है। उसमें आपका कोई लीगल रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ था, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ सोशल एक्टिविटी, राइट। सोशल आपके वो अग्रीमेंट थे, उसमें कोई आपका लीगल मतलब रिलेशन डेवलप नहीं हुआ था, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, इसलिए वो एनफोर्सिएबल भी नहीं है और ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट है। On elaborating the above two concepts, it is obvious that contract comprises of an agreement which is a promise or a set of reciprocal promises. That a promise is the acceptance of a proposal giving rise to a binding contract. अभी हमने ये जो सब टर्म्स देखी ना, अग्रीमेंट, एनफोर्सिएबल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, ये सब अपने आप में भी एक एक टॉपिक है। अपन आगे अपने को सब चीजें एक डिटेल में आएंगी, ये तो सिर्फ एक बर्ड्स आई व्यू है, राइट, कि क्या कैसा क्या है। Where parties have made a binding contracts, they created rights and obligation between themselves. Example: A agrees with B to sell car for 2 lakhs to B. Here A is under obligation to give car to B and B has the right to receive the car on payment of 2 lakhs, and also B is under an obligation to pay 2 lakhs to A and A has right to receive 2 lakhs. सेकेंड वाला सोशल एग्रीमेंट का एग्जांपल है, फादर प्रोमिसेस हिज सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंस 500 एवरी मंथ बट ही रिफ्यूजेस टू पे लेटर। द सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन कोर्ट ऑफ लॉ। बच्चा जा सकता है क्या फादर के अगेंस्ट कि भाई आपने मेरे को बोला था 500 रुपए देंगे हर महीने, आपने नहीं दिया, मैं जा रहा कोर्ट में? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? एज दिस इज अ सोशल अग्रीमेंट, this is not created with an intention to create legal relationship and hence it is not a contract, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट्स एटलीस्ट हमको पता है ऊपर ऊपर से क्या क्या एलिमेंट जरूरी है। अगर यही सारे एलिमेंट्स काश 1872 जब हमारा बना उसके पहले मिस्टर देवगन, मिस्टर बच्चन, मिस्टर कपूर के पास में रहते थे तो इतनी लड़ाई झगड़ा, इतनी हार्डशिप्स उनको नहीं होती थी। आज के जमाने में जब भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पहली बार में अगर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बना लिया तो देवगन साहब के स्पाइसेस मिस्टर कपूर को खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा भी देखिए, अब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि हम उसमें बहुत सारी टर्म्स, कंडीशंस एक्सेट्रा बहुत कुछ डाल सकते हैं। हो सकता है वो इस केस में खरीद ले, हो सकता है कि उसमें एक क्लॉज डाला हुआ है उन्होंने कि भाई मैं खरीदूंगा, अगर मैंने टर्मिनेट किया तो आपको कुछ चार्जेस पे करूंगा, राइट। हम कॉन्ट्रैक्ट को जो है अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस डाल सकते हैं। अपन पढ़ते हैं ना बहुत सारी चीजों में टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल, राइट। So law of contract deals with only such legal obligations which has resulted from agreements. Such obligation must be contractual in nature. However, some obligations are outside the purview of law of contract. कुछ ऐसे जो obligations है, मतलब अभी तक हमको ऐसा लग रहा है कि फिर legal obligation create हो गया तो क्या contract बन गया क्या? But there are certain situations कि कोर्ट ने ही आपको कुछ ऑर्डर दिया है कुछ करने के लिए, ठीक है। उस केस में हो सकता है कंसिडरेशन, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस ये सब चीजें ना रहे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन, एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, दीज आर स्टेटस ऑब्लिगेशंस एंड सो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो ऑब्लिगेशन सिर्फ डाला है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो लीगल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। गेटिंग इट? अगर सारे एलिमेंट्स है तो ही कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई भी एलिमेंट मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कौन से सारे एलिमेंट्स? अग्रीमेंट, एनफोर्सिएबिलिटी। अग्रीमेंट है, एनफोर्सिएबिलिटी नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एनफोर्सिएबिलिटी है बट वो एग्रीमेंट नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। प्रॉमिस है, एनफोर्सिएबिलिटी भी है पर कंसिडरेशन नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
प्रॉमिस कंसिडरेशन है बट एनफोर्सिबिलिटी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है, एनफोर्सिबिलिटी है, पर अगेन कंसिडरेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है एंड एनफोर्सिबिलिटी है तो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आ सकते हैं। देखिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने मतलब कभी कभी क्या होता है, थियरी क्वेश्चंस जो है ना उसमें आपको बेसिक क्वेश्चन ऐसे डिस्टिंग्विश बिटवीन या गिव द डिफरेंसेस बिटवीन, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो जहां पर भी एटलीस्ट हमारे मॉड्यूल में जहां पर भी डिस्टिंग्विश बिटवीन ऐसे दिए हुए हैं ना टेबल में, उन सबको इंपॉर्टेंट मार्क करके हमें रखना है और उन सबको रिवाइज करना है। ठीक है, ओके चलिए अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। मीनिंग, अग्रीमेंट का मीनिंग क्या था, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन था हमारा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, वो था हमारा कॉन्ट्रैक्ट। स्कोप, इट इज अ वाइडर टर्म, कौन सा, अग्रीमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरो सेंस। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एग्रीमेंट तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडर टर्म होना चाहिए ना, फिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एग्रीमेंट वाइडर टर्म है। किस सेंस में बोल रहे हैं वो, इट्स अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल अग्रीमेंट्स। वो उन अग्रीमेंट्स को भी कंसिडर करके बोल रहे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के परव्यू के बाहर है। सो इन दैट सेंस अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट जो सिर्फ स्पेसिफिक enforceable agreements है, they are contract. It is used in a narrow sense with the specification that contract is only legally enforceable agreement. Legal obligation, it may not create legal obligation. An agreement does not always grant right to the parties. Agreement may or may not create legal relationship. Social है तो legal relationship नहीं करेगा establish, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है नेसेसरीली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू एवरी पार्टी। नेचर, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क करके रखिए। ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका एक स्पेसिफिक एलिमेंट अग्रीमेंट होना जरूरी है, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट रहेंगे। बट सारे अग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, नहीं। उसमें एक जरूरी चीज है एनफोर्सिबिलिटी, अगर वो है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, एनी डाउट स्टिल नाउ, एलिमेंट्स में, रिलेशनशिप में कोई डाउट? एक बार क्विकली 2 मिनट में एक बार नजर घुमा लीजिए अपन ने जो पढ़ा अभी 1.5 पेज आपके मॉड्यूल में से, ऊपर से व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट से लेकर 2 मिनट में बस एक क्विक रीड। यू कैन राइट डाउन द एग्जाम्पल साइड में, और जो अपन ने वो ट्री डायग्राम बनाई थी वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बना सकते हो।
ठीक है, यहां तक एनी डाउट? चलें आगे। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट्स, क्या एसेंशियल चीजें होती हैं, जो अपन ने अभी पढ़ा है उसी से रिलेटेड, उसी का एनालिसिस। एज गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 10 में कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स दिए हुए हैं विच आर नेसेसरी टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन से है वो? अग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड as per section 24 to 30 and 56. Not given by section 10 but are also considered essential. section 10 में इनको स्पेसिफिक ऐसा लिखा हुआ नहीं है, बट फिर भी इन चीजों का होना जरूरी है एनालिसिस के हिसाब से टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी चीज है वो? दो पार्टीज होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। चलिए देखते हैं इनको डिटेल में क्या है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड by the free consent of the parties competent to contract for lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared to be void। बहुत बड़ा सेंटेंस है सर, कैसा करें इसको? जब भी कोई लॉ में बहुत बड़ा सेंटेंस या ऐसा आता है ना, उसको टुकड़ों में तोड़ के पढ़ने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, यहां तक ठीक है। if they are made by the free consent of the parties, फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टीज की, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज कॉम्पिटेंट होना चाहिए, फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ये इतने सारे वर्ड्स है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज हो रहा है। बस जितना मैं बताते जा रहा हूं धीरे धीरे चलते जाओ, हर एक शब्द का, हर एक चीजों का मतलब समझेगा। ठीक है, since section 10 is not complete and exhaustive, so there are certain other sections which also contain requirements for an agreement to be enforceable. To create a valid contract, the following elements should be present. देखिए दो सेट ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमको, एक जो सेक्शन 10 में स्पेसिफिकली लिखे हुए हैं और एक जो एनालिसिस करके उसका मतलब इट्स अपेरेंट कि ये चीजें तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें जो स्पेसिफिकली लिखी हुई नहीं है बट स्टिल इट्स मैंडेटरी, वो वाली चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं। पहला, टू पार्टीज अपने साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? मैं मेरे अपने आप को प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने आप को पैसे दूंगा, नहीं दिया तो मैं अपने आप के अगेंस्ट कोर्ट में जाके केस कर दूंगा, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है। One cannot contract with himself. Contract involves at least two parties, one making the offer, other accepting it. Contract may be made by natural persons and by other persons having legal existence, जैसे कि कंपनीज हो गई, यूनिवर्सिटीज हो गई, जिन लोगों का लीगल एग्जिस्टेंस है वो भी पर्सन है, जैसे कि कंपनीज, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। It is necessary to remember that identity of the parties be ascertainable. To constitute a contract of sale, there must be two parties, seller and the buyer. The seller and buyer must be two different persons because a person cannot buy his own goods. खुद ही को बेच रहे, खुद ही खरीद रहे, खुद ही प्रॉफिट कमा रहे, ऐसा नहीं होता। अब देखिए इससे रिलेटेड एक केस लॉ है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी। सर केस लॉज आ सकते हैं क्या एग्जाम में? बिल्कुल आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। केस लॉज हो सकता है डायरेक्ट आपको पूरा केस लॉ नहीं, बट उसके बेसिस पे कुछ और कहानी बना के पूछे। ठीक है, फाउंडेशन लेवल की अगर अपन बात करें तो सर इतने सारे केस लॉज दिए हुए रहेंगे, सब हमको याद करना है क्या? इंपॉर्टेंट केस लॉज ध्यान में रखिए, आपने उसका नेम एग्जैक्ट किसके वर्सेस कौन है ये मतलब कोट नहीं किया तो भी चलेगा, बट बात वही है कि आप जितना ज्यादा एकदम क्लियर कट और जितना ज्यादा प्रिसाइज स्पेसिफिक अगर आपने ऐसी कोटिंग्स कर दी तो आपका इंप्रेशन बढ़ जाएगा चेकर पे एंड आपके मार्क्स की भी क्वांटिटी बढ़ जाएगी।
क्या है केस? इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी, व्हेन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द असेट्स ऑफ द फर्म वेर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, the sales tax officer wanted to tax this transaction. It was held that it was not a sale. The partners being joint owner of those assets cannot be both buyer and seller. पार्टनरशिप अभी तक अपन ने देखा नहीं है, बट जस्ट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया, देखिए पार्टनरशिप जो रहता है ना, समझिए दो लोग होते हैं, दो या उससे ज्यादा, ये लोग मिलके एक पार्टनरशिप बनाते हैं, ठीक है। ये पार्टनरशिप फर्म जो रहती है, इसके पास में अगर कुछ असेट्स हैं, तो असेट्स जो हैं, पार्टनर्स जो है इन असेट्स के जॉइंट ओनर्स रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं? जॉइंट ओनर्स, मतलब किसी एक का नहीं है, सारे लोगों का मिला के असेट है वो, ठीक है। अब केस में क्या हुआ था कि एक ऑफिसर था टैक्स का, जो क्या बोल रहा था, अब पार्टनरशिप क्या हुआ कि बंद हो रही थी उनकी, ठीक है। अब जब पार्टनरशिप बंद हो रही थी, तो असेट जो है वो क्या करेंगे, आखिरी में आपस में डिवाइड कर लेंगे, राइट। पार्टनर्स के बीच में दो पार्टनर है, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, तो समझ लो 100 रुपए का कोई एसेट है, तो वो दोनों डिवाइड कर लेंगे, या फिर जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उसके हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। अब इनकम टैक्स ऑफिसर, वो जो था हमारा सेल्स टैक्स, वो क्या बोल रहा था कि ये जो असेट का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको भी मुझे टैक्स करना है। क्यों? क्योंकि ये सेल परचेज का टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है। बट ये जब मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके ये डिसाइड हुआ कि ये दोनों तो जॉइंट ओनर्स है, ठीक है, मतलब एक ही पार्टी है, राइट। और अपन ने क्या पढ़ा, एक पार्टी खुद के साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है क्या? वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, राइट। देयर हैज टू बी टू पार्टीज। सो इट वाज हेल्ड दैट द पार्टनर्स बीइंग जॉइंट ओनर्स ऑफ दोज एसेट्स कैन नॉट बी बोथ बायर एंड सेलर, और उस पर कोई टैक्स नहीं लगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, parties must intend to create legal obligation. There must be an intention on the part of the parties to create legal relationship between them. Social or domestic type of agreements are not enforceable in court of law, and hence they do not result into contract. पार्टी का एग्जाम्पल जो अपन ने देखा था, आपने अपने फ्रेंड्स को बोला कि मैं पार्टी दूंगी, बट नहीं दी, वो उस केस में वो लोग केस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका वहां पर कोई इंटेंशन नहीं था लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, ठीक है। A husband agreed to pay his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay. Wife sued him for the recovery of amount. Hence, here in this case, wife could not recover as it was a social agreement. कौन सी एग्रीमेंट थी? सोशल एग्रीमेंट, and the parties did not intend to create any legal relationship. लीगल रिलेशनशिप मतलब क्या? लीगल बेस कुछ होना चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेस होना चाहिए। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। टू मोर एग्जांपल्स है अपने पास, एक बार एग्जांपल्स पढ़िए ये दोनों। पढ़ लिया? क्या है एग्जाम्पल 6? मिस्टर लेखपाल ने बोला था कि भाई सीए पास हो जाओ, मैं देखो क्या दूंगा, 5 लाख रुपए दूंगा। पास होने के बाद में बेटा जाता है, भाई पप्पा पैसे नहीं दिए, क्या वो क्लेम कर सकता है कोर्ट में जाके? नहीं। क्यों? क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन
नहीं था, सोशल एग्रीमेंट था। एग्जाम्पल 7 में A sold goods to B on a condition that he must pay for the amount of goods within 30 days. Here intended to create a legal relationship, hence the same is contract. इस केस में अगर on failure by B A चाहे तो can sue him in court of law and recover the dues. ठीक है? Other formalities to be complied with in certain cases. A contract may be written or spoken. मतलब लॉ के हिसाब से ये जरूरी है क्या इस लाइन के हिसाब से कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लिखा हुआ होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल, बट अब एक बात बताइए, दो जनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई एक ने बोला कि ठीक है मैं तेरे को गुड सप्लाई करूंगा, दूसरे ने बोला था ठीक है मैं तेरे को 20 लाख रुपए दूंगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसने गुड सप्लाई किया, सामने वाले ने 15 लाख रुपए दिया। अब ये बंदा चला गया पहला वाला कोर्ट में। अब कोर्ट में जाके प्रूफ कैसे करेगा? वो प्रूफ क्या है उसके पास कि भाई इसने मेरे को 20 लाख देने थे पर 15 लाख ही दिए? क्या प्रूफ है? कुछ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। ऐसे ही इसीलिए क्या बोला जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ट टू बी रिटन। हो सकता है लॉ के हिसाब से ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी, पर वहां पर दिक्कत आ सकती है एनफोर्सिएबिलिटी की, कोर्ट में प्रूफ करने की दिक्कत आ सकती है। इसीलिए इट्स बेटर टू हैव अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। एज टू लीगल इफेक्ट्स, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन. In case of certain contracts, some other formalities have to be complied with to make an agreement legally enforceable. अब ठीक है, ये तो हो सकता है अगर आपकी मतलब टर्म्स अच्छी है, आपने सब ओरली अगर आप प्रूव भी कर सकते हो तो ठीक है, बट देयर आर सर्टन केसेस जहां पर इट इज मैंडेटरी बाय लॉ इटसेल्फ कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न ही चाहिए, कुछ स्पेसिफिक केसेस में, हर केस में नहीं, कुछ स्पेसिफिक केसेस में। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में, contract of insurance is not valid except as a written contract. Further, in certain cases, registration of contract under the laws which is in force at the time is essential for it is to be valid. ठीक है, तो oral या written दोनों हो सकता है लॉ के हिसाब से, but it is better to have a written contract. Certainty of meaning. Agreement must be certain and not vague or indefinite. राइट जितना हो सके एकदम सर्टेन एंड स्पेसिफिक चीजों के लिए होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आपने बोल दिया कि यहां पे क्या एग्जांपल दिया हुआ है, ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, देयर इज नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड। खरीदने वाला समझ रहा था कि ये मुझे मशीन का ऑयल दे रहा है, बेचने वाले ने खाने का ऑयल बेच दिया। हो सकता है ऐसा, अगर स्पेसिफिक चीजें कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी के साथ में नहीं लिखी गई है तो, राइट। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सर्टेनिटी एंड प्रॉपर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमारे गुड्स क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, पैसा कितना है, कैसे टर्म्स होना चाहिए, जितना डिटेल में रहेगा उतना अच्छा। XYZ agreed to lease the land to Mr. A for indefinite years. The contract is not valid as the period of lease is not mentioned. Indefinite years के लिए अगर मैंने लीज कर दिया आपको ऐसा बोल के कि भाई जब तक तेरी इच्छा तब तक तू ले, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर सर्टेनिटी मिसिंग है। ठीक है, इसलिए लीज भी आप बहुत बार देखते हैं अपन, जो बड़ी बड़ी लीजेस रहती है आप सुनोगे तो 99 ईयर्स वगैरह, इंडेफिनिट भी रहा तो भी इट्स कॉल्ड 99 ईयर्स ऑफ समथिंग, ऐसा कुछ एक पीरियड रहता है, राइट। लास्ट पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। अगर तुम मेरे लिए चांद का टुकड़ा तोड़ लाए तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए और अपनी जिंदगी दूंगी, राइट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पॉसिबल है? परफॉर्मेंस पॉसिबल है? नहीं है। सो फॉर एन अग्रीमेंट टू बी एनफोर्सेबल एंड कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म्स शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबल एक्ट अगर कोई है, अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। ठीक है, ऐसा कोई एग्रीमेंट कि भाई तुम सीए में 400 में से 400 मार्क्स लाओ फाउंडेशन में तो आपको पैसे मिलेंगे, इज पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है? नहीं है। ओके, अभी तो क्या है आजकल की एग्जामों में
मतलब जितने मार्क्स है 400 में से 410 भी आ रहा है कोई एग्जाम्स में लोगों को। सी नॉट टॉकिंग अबाउट CA। पता है किसी को अभी कुछ इश्यू जो चल रहा है? नीट, ठीक है। उप्स, ये क्या हुआ? ओके, A agrees with B to discover treasure by magic. The agreement cannot be enforced as it is not possible to be performed. ठीक है, यहां तक हमने जो 5 एलिमेंट्स देखे ये वो थे जो सेक्शन 10 में स्पेसिफिक मेंशन नहीं है बट नेसेसरी है फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आज के लिए इतना यहां पर रुकेंगे लॉ में। कल आगे सेक्शन 10 में स्पेसिफिक क्या चीजें दी है वहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? एक बार घर पर जाके सब लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, 2 मिनट लगेगा, 2 से 4-5 मिनट, पर एक बार डेफिनेटली रिवाइज करेंगे। ठीक है, एक क्विक 5-10 मिनट का ब्रेक बस, फिर वी विल स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स।